हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर 10 जो कि ग्रेविटेशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करें बच्चों। बिल्कुल। तो इस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? हाउ डज द फोर्स of gravitation between two objects changes when the distance between them is reduced to half। यानी कि अगर मैं यूं बोलूं कि दो ऑब्जेक्ट हैं, लेट सपोज दोनों m द्रव्यमान के हैं, m मास के हैं, ठीक है ना। अर्लियर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस d है। लेकिन बाद में वो बोला है कि वो रिड्यूस टू हाफ, यानी उन दोनों के बीच की डिस्टेंस उन्होंने क्या कर दी है? हाफ कर दी है। हाफ मींस d/2 कर दी है। क्या कर दी है? d/2। अब आप सब लोग जानते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है बेटा? फोर्स जो होता है वो होता है कैपिटल G, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। डी स्क्वायर मतलब डिस्टेंस बिटवीन बोथ द ऑब्जेक्ट। अब यहां पर m1 भी चेंज नहीं हो रहा है, m2 भी चेंज नहीं हो रहा, g तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कौन सा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, व्हिच मींस इट इज सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द थ्रू आउट द यूनिवर्स। ठीक है, तो पूरे यूनिवर्स में तो चेंज नहीं होने वाला है, यानी कि मास दोनों का सेम है, सिर्फ वेरिएशन किस में? डिस्टेंस में। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। ठीक है, अब अपन यहां पर F1 की बात करते हैं, यानी कि हमें फोर्स इन फर्स्ट कंडीशन एंड नाउ फोर्स इन द सेकंड कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन की बात करूं मैं, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा? फोर्स यहां पर, क्योंकि ये जो है वो डी स्क्वायर यानी कि कंप्लीट डी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अगर मैं सेकंड कंडीशन में बोलूं यहां पर फोर्स को, तो सेकंड कंडीशन में फोर्स क्या हो जाएगी? डी की जगह d/2 का होल स्क्वायर, d/2 का स्क्वायर, और दैट कैन बी रिटन एज 1/, ये 4 हो जाएगा, d स्क्वायर बाई 4, तो 4 ऊपर आ जाएगा, 4/d स्क्वायर। अब मैं अगर इसमें बात करूं F1 और F2 में, तो मैं देखूं कि ये तो डी स्क्वायर जो है, ये तो यहां पर ऐसा लिख सकता हूं मैं, F2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? अगर मैं, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी है बेटा, तो डिवाइड करेंगे तो सारे प्रोपोर्शनैलिटी हट जाएगी। तो मैं यहां से क्या करूंगा? इनको F2 अपॉन F1 अगर मैं करता हूं तो F2 क्या है? 4/d स्क्वायर, और F1 क्या है? 1/d स्क्वायर, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर अपॉन 1। ठीक है, तो यहां से हम डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू 4, और नाउ वी कैन से F2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स F1, यानी कि जो फोर्स है वो 4 टाइम्स हो जाएगा पहले की तुलना में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सब लोगों को क्लियर है बेटा? बिल्कुल। ये क्वेश्चन बेटा आपके ग्रेविटेशनल चैप्टर जो है उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। तो ये क्वेश्चन है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस, व्हाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर मैं ऐसी बात करूं, जैसे ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा सरफेस है, ग्राउंड है, विजुलाइज करो कॉन्सेप्ट को। ये बोल रहा है कि यहां पर एक m मास का कोई ऑब्जेक्ट है और एक उससे हेवियर ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज 2m मास का। तो अब ये बोलना चाहता है कि ये जो यहां पर आने की जो रेट होती है, जिस रेट से ये आता है, जिस रेट से ये सरफेस की तरफ बढ़ता है, वो किसकी ज्यादा होनी चाहिए? 2m वाले की ज्यादा होनी चाहिए, हैवी वाले की ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है, ये आपसे पूछा है। तो ये जो इधर आता है, ये सरफेस की तरफ आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम जैसे हम उछलेंगे तो हम खुद भी ऐसे करके नीचे जाएंगे। तो हम नीचे क्यों जा रहे हैं बेटा? क्योंकि अर्थ अपने को उसकी तरफ, सरफेस की तरफ, सेंटर की तरफ खींच रही है, यानी कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है। ये हमारी अर्थ की सरफेस है, अर्थ सरफेस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है। अब हम देखें तो ये हम जाते हैं किस रेट से? जी से। जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन।
लेकिन अब देखें तो जी होता है कैपिटल जी, एम ऑफ अर्थ, और ये जो इसकी डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट से उसके इनवर्सली, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब यहां पर ये देखो, ये जी जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये मास जो एम ई है ये अर्थ का मास है। किसका मास है? अर्थ का। और ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच की। तो यहां पर बताओ कि ये चाहे हेवियर है चाहे लाइटर है, यानी इसके मास पर डिपेंड कर रहा है क्या एक्सेलरेशन? बिल्कुल नहीं कर रहा है। यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम एक्सेलरेशन से टुवर्ड्स द सरफेस ट्रेवल करेंगे। दोनों ऑब्जेक्ट सेम एक्सेलरेशन से टुवर्ड्स द सरफेस ट्रेवल करेंगे। और वो क्यों करेंगे? बिकॉज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल, आप लिख सकते हैं ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन depends on mass of the object, इसलिए चाहे हेवियर हो चाहे लाइटर हो, मास का कोई फर्क, ऑब्जेक्ट के मास का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, दोनों ही सेम टाइम पर इस सरफेस पर पहुंचेंगे, दोनों सेम रेट से ही सरफेस को टारगेट करेंगे, अचीव करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिल्कुल। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। और यहां पर कुछ वैल्यूज दे रखी है, मास ऑफ द अर्थ दे रखा है 6 × 10⁻24 एंड रेडियस ऑफ द अर्थ दे रखी है 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो इन सब वैल्यूज का यूज करके हमें वो फोर्स निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ और किसी 1 kg के ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा हो गया ये तो क्वेश्चन। बहुत सिंपल कैसे है देखते हैं। ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ की सरफेस पर यहां पर ये 1 kg का ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है। तो इसका यहां पर हमें क्या करना होता है, जब दो ऑब्जेक्ट्स हमें दे रखे होते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कैपिटल जी, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, यानी डिस्टेंस बिटवीन देम। और इन दोनों के बीच की अगर मैं डिस्टेंस देखूं सेंटर टू सेंटर, तो लगभग क्या हो जाएगी, ये इसके आर के इक्वल हो जाएगी, जो रेडियस ऑफ द अर्थ होगी उसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल हो जाएगी। अब हम यहां पर वैल्यूज प्लेस करते हैं। जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 × 10⁻⁻11। ठीक है, अब हम m की वैल्यू प्लेस करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट अर्थ वाला लेते हैं, तो m1 क्या हो जाएगा हमारा, मास ऑफ द अर्थ 6 × 10⁻24 इंटू m2 क्या है हमारा, मास 1 kg। क्लियर है बच्चे? बिल्कुल। और रेडियस ऑफ द अर्थ की बात करेंगे तो 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर। और इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे बेटा, तो इट विल कम अराउंड 9.8 न्यूटन। फोर्स को किस में मेजर करते हैं अपन, न्यूटन में। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, F इज इक्वल टू, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि फोर्स क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर या डी स्क्वायर। तो यहां पर जी आएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और m आएगा अर्थ का, अपॉन में अगर इसकी बात करूं डी स्क्वायर, तो यहां पर ये अर्थ की रेडियस आ जाएगी आर स्क्वायर। तो ये क्या होता है, और ये m बचा है, ये m 1 kg में यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, 1 kg, या फिर इसकी जगह क्या आएगा, अगर मैं फॉर्मूले से चलूं तो स्मॉल m, यानी कि ये वाला मास। ठीक है, और इस चीज को तो मैं जानता हूं, ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है, उसका वैल्यू हमें लगभग मान पता है। वो क्या होता है, यहां पर मैं लिख दूंगा 1, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है, मास का वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू है 9.8। तो इट विल बिकम 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स ये दूसरे तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? बिल्कुल बेटा, ये क्वेश्चन आपके साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 10 के ग्रेविटेशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अब इसमें देखते हैं ये आपसे क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल फोर्स है, यानी कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगे तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो अर्थ और मून भी करेगा। बिल्कुल। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद द फोर्स इज ग्रेटर और स्मॉलर और सेम एज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ। अच्छा ये बताओ कि यहां पर मैंने आपको जब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया था, जिन बच्चों को नहीं पता वो बच्चे फिर से देख ले कि वो क्या था, कि वो ऐसा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि अगर यहां पर कोई भी दो मास लिखे हुए हैं, कोई भी दो मास है, उनका द्रव्यमान m1 m2 है, लेट सपोज इनका मास m1 m2 है और इनके बीच की डिस्टेंस d है, तो ये दोनों एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट मतलब इस पर कौन, ये m1 पर m2 एक फोर्स लगा रहा होगा, यानी कि किस पर, m1 पर कौन, m2 एक फोर्स लगा रहा होगा F12, यानी कि m1 पर 2 के द्वारा लगाया गया फोर्स। ठीक है, और इधर ऐसे ही क्या हो रहा होगा कि ये m1 भी m2 पर फोर्स लगा रहा होगा, यानी कि फोर्स जो लग रहा होगा वो कैसा होगा, किस पर लग रहा है, वो 1 पर, ठीक है, सॉरी वो किस पर लग रहा है, 2 पर, 2 पर लग रहा है। अभी अपन 2 वाली बात करेंगे, 2 पर 1 लगा रहा होगा, तो 2 पर और किसके द्वारा, 1 के द्वारा। ठीक है, अब ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है क्या, तो माइनस लगा दूं ये, यानी ये रिलेशन हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ट्रू होता है, यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्शन फोर्स विच इज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल फॉर ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि वो ये m2 के लिए m1 पर लगाया गया बल जो रहेगा m2 द्वारा m1 पर लगाया गया जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो इक्वल होगा किसके, m1 द्वारा m2 पर लगाए गए फोर्स के। ठीक है ना, तो दोनों इक्वल होंगे, लेकिन यहां पर बोल रहा है कि यार ग्रेटर होगा, स्मॉलर होगा और सेम होगा, तो वो बिल्कुल सेम होता है बेटा। जैसे अभी मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ये अर्थ और मून की बात है, जो हमने ले ली अर्थ, ठीक है, और ये हमने ले लिया छोटा मून। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं, मुझे पता है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, इसका मास है me और इसका मास है mm, यानी मून। ठीक है, अब मैं ये कैलकुलेट करता हूं कि अर्थ द्वारा, किसके द्वारा, अर्थ द्वारा, यानी फोर्स बाय अर्थ, किस पर, मून पर, मून पर फोर्स कैलकुलेट करता हूं मैं। ठीक है, किसके द्वारा, किस पर, मून पर, किसके द्वारा, अर्थ के द्वारा। ठीक है, देख लेते हैं, यानी जी जिसके द्वारा लगाते हैं उसका पहले आएगा me, फिर दूसरे का ऑब्जेक्ट का मास क्या आएगा, mm, किस पर लगाया, इस पर, और डिस्टेंस कितनी, d²। अब मैं इस पर कैलकुलेट करता हूं, मैं इस पर कैलकुलेट करता हूं, कैसे करूंगा, मैं करूंगा किसके द्वारा फोर्स कैलकुलेट करना है मुझे, मून द्वारा, किस पर, अर्थ पर लगाया गया, किस पर, अर्थ पे, मून द्वारा। कैसे करूंगा मैं, जिसके द्वारा लगाया जा रहा है यानी कि m, और किस पर लगाया जा रहा है, अर्थ, और बीच में डिस्टेंस d²। क्या ये मल्टीप्लीकेशन वाली चीजें उल्टी पुल्टी हो सकती है, मैं 2 इंटू 4 लिखूं या 4 इंटू 2 लिखूं, मैं 2 इंटू 4 लिखूं या फिर 4 इंटू 2 लिखूं, इज इट इक्वल टू, बिल्कुल इक्वल है, यानी कि ये दोनों भी इक्वल होंगे, यानी जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स उल्टा उस पर लगेगा, जितना अर्थ उस पर लगाएगी उतना ही मून अर्थ पे लगाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिल्कुल। ये क्वेश्चन आपके ग्रेविटेशन चैप्टर एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। तो ये जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटा, ये आपसे पूछ रहा है कि इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, why does the earth not move towards the moon? वापस से वैसा ही क्वेश्चन आ गया, यदि, यानी कि ये अर्थ हमारी है, अगर ये अर्थ को ये मून, कौन, मून जो है ये अट्रैक्ट कर रहा है, यानी अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो फिर ये क्यों नहीं चलती इसकी तरफ, तो फिर ये अर्थ जो है इसकी तरफ क्यों नहीं जाती, किसकी तरफ, मून की तरफ क्यों नहीं जाती। चलो देख लेते हैं क्यों नहीं जाती, वो भी देख लेते हैं।
इन दोनों के बीच जो फोर्स होता है अट्रैक्शन का फोर्स, वो लगभग लगभग होता है 10 टू पावर 20 न्यूटन का। कितने का होता है? लगभग लगभग बता रहा हूं मैं, 2 इंटू आई थिंक 2 इंटू 10 टू पावर 20 होता है, लेकिन अपन 10 टू पावर 20 ले लेते हैं, इतना होता है। अब ये बताओ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो वो कैसे निकालोगे आप? F इज इक्वल टू एम ए करते हैं अपन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा? फोर्स डिवाइडेड बाय मास हो जाएगा एक्सेलरेशन। अगर मुझे अर्थ के लिए निकालना है तो मैं अर्थ के ही मास से डिवाइड करूंगा उस फोर्स को, बिल्कुल करूंगा। फोर्स क्या है? 10 टू दी पावर 20। और अर्थ का मास क्या होता है? ओ नो, अर्थ का मास तो बहुत मैसिव होता है। अर्थ तो 6 इंटू 10 टू दी पावर 24। अगर मैं ये करूं, अगर मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी ले लूं, अगर जैसे मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी ले लूं, क्या होती है? लगभग 2 इंटू 10 टू दी पावर 20 न्यूटन। तो मैं यहां पर 2 इंटू 10 टू दी पावर 20 न्यूटन लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? इट इज अराउंड 1/3 इंटू 10 टू दी पावर, ये 24 नीचे तो ऊपर जाएगा तो 10 टू दी पावर -4 हो जाएगा। और अगर मैं इसे भी लिखूं तो ये क्या आ जाएगा? 0.33। या फिर मैं इसको यूं लिख दूं, अगर मैं और डिटेल में इसको बहुत अच्छे से लिखना चाहता हूं बेटा, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि 3.3 इंटू 10 टू दी पावर -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये कितना छोटा है, ये एक्सेलरेशन कितना छोटा है, ये एक्सेलरेशन कितना छोटा है। दिस एक्सेलरेशन इज ऑन एंड अराउंड 0, और इसके इफेक्ट को तो कोई भी कैंसिल आउट कर देगा बेटा, तो ये हमें चलती हुई नजर नहीं आती है। आप सब लोगों को समझ में आया क्यों नहीं आती है? फोर्स तो इतना मैसिव है, इट अ वेरी लार्ज फोर्स। कैसा फोर्स है ये? बहुत ही हाई फोर्स है। लेकिन जब हम इसको मास से डिवाइड करेंगे, अर्थ के मास से, तो हमें पता चलेगा कि इसका एक्सेलरेशन इट इज अराउंड 0, यानी कि इसमें कोई एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, इसलिए नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया बच्चा? बिल्कुल। ये क्वेश्चन आपके साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 10 ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो हम इसमें देखते हैं। तो इस क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है बेटा? यहां पर बोला कि व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो फोर्स होगा उसके साथ क्या होगा अगर मैं ये कंडीशन दूं। कौन सी कंडीशन? कंडीशन पहली है द मास ऑफ द वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, किसी एक ऑब्जेक्ट का मास में डबल कर देता हूं। और दूसरी केस है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड, एक बार डबल होगी और एक बार ट्रिपल होगी, तो क्या होगा? तीसरी कंडीशन है द मासेस ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड, अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के मास में डबल कर दूं। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज हम पहले वाले में आ जाते हैं। तो हमें पता है कि अगर यहां पर m मास का कोई ऑब्जेक्ट है और यहां पर भी m मास का ही कोई ऑब्जेक्ट है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, तो हमें इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा? G m1 m2, यानी कि m और m स्क्वायर हो जाएगा, दोनों इक्वल है तो m1 m2, और यहां पर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? d स्क्वायर। इज इट क्लियर? या फिर मैं इसको m1 और m2 ही मान लू बेटा, m1 और m2 ही मान लू, तो मैं यहां पर भी लिख दूं इसको बिल्कुल क्लियरिटी में m1 m2। बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं पहले केस में क्या बोला है कि द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। अब हम क्या करते हैं पहले केस में, फर्स्ट केस में एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर देते हैं। लेट्स सपोज हम m2 को 2m2 कर देते हैं, डबल मतलब 2m2, यानी कि नाउ इसमें f डैश क्या होगा? g m1 तो वैसा का वैसा ही है, और अब मैंने क्या किया इस केस में, m2 को डबल कर दिया, 2m2 कर दिया है इसका मास। ठीक है, तो 2m2 आ जाएगा यहां पर m2 की जगह, और यहां पर d डिस्टेंस अभी भी इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। और ये तो पहले वाला f है, यानी कि क्या हो जाएगा? f डैश इज इक्वल टू, f डैश विल बी इक्वल टू 2 इंटू एफ, यही होगा। यानी कि फोर्स अब पहले वाले फोर्स का डबल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्लियर है बेटा? बिल्कुल। चलो पहला केस तो क्लियर हुआ, चलो दूसरे केस पर आ जाते हैं।
दूसरा केस क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड, एक बार डबल कर दो एक बार ट्रिपल कर दो, यानी कि अब जो डी डैश है वो एक बार तो हो जाएगी 2D और दूसरी बार क्या हो जाएगी, डी डैश विल बिकम, डी डबल डैश विल बिकम 3D। ठीक है ना, एक बार डबल और एक बार ट्रिपल। अब देख लेते हैं, एफ डैश में यहां पर निकालता हूं, वो क्या हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस चेंज हुई है बेटा, 2D कर दूं मैं, 2D का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, z m1 m2 अपॉन 4D स्क्वायर। ठीक है, अब क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, 1/4 z m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। इज इट क्लियर? और ये फिर से क्या है, ये फिर से f है, यानी कि इस केस में f डैश विल बिकम 1/4 ऑफ दी f, यानी कि पहले वाले फोर्स का ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, f डबल डैश कैलकुलेट करूं बेटा मैं, f डबल डैश कैलकुलेट करूंगा तो क्या करूंगा मैं, z m1 m2 अपॉन 3d का होल स्क्वायर, यानी इट विल बिकम 1/9 ऑफ z m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि f डबल डैश विल बिकम 1/9 ऑफ अर्लियर फोर्स, यानी कि 1/9 हो जाएगा। हो गया, सेकंड केस भी क्लियर। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड केस। थर्ड केस में क्या बोल रहा है बेटा, थर्ड केस में बोल रहा है वो, द मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड, यानी कि अगर मैं यहां पर एफ डैश निकालूं तो जी m1 को भी क्या कर दिया मैंने, 2m1, ठीक है, और फिर m2 भी क्या हो गया, 2m2, बिकॉज दोनों के मास डबल हो चुके हैं, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, तो मैं इसको ये लिख दूं, 2 × 2 4 हो गया, 4 आगे ले देता हूं, z m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, अगेन f डैश विल बिकम 4 टाइम्स f। Is it clear to all of you? सबको क्लियर है बेटा? अभी समझ में आ गया, पहले केस में फोर्स डबल हो जाएगा और दूसरे केस में जब अपन डबल वाला लेंगे डिस्टेंस को तो 1/4 हो जाएगा, जब ट्रिपल वाला लेंगे तो 1/9 हो जाएगा, और तीसरे केस में फोर्स जो है अर्लियर फोर्स का 4 टाइम्स हो जाएगा। Is it clear to all of you? बिल्कुल। ये क्वेश्चन बेटा आपके क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 10 का ग्रेविटेशन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मींस ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसकी हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसकी तो बहुत इंपॉर्टेंस है कि नहीं, सबको पता है। कैसे पता है, देखो हम जो आज यहां पर खड़े हैं और हम जो सरफेस पे चल पाते हैं, सरफेस पे खड़े होते रहते हैं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। स्पेस में जहां पर ग्रेविटी नहीं होती वहां पर ऐसे हवा में तैरते रहते हैं हम, यानी कि हम जब उछलते हैं तो उछल कर भी वापस हम सरफेस पे आ जाते हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक ये एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है, आपने सुना होगा कि समुद्र जो होते हैं वहां पर टाइड्स आते हैं, हाई टाइड लो टाइड, हाई टाइड लो टाइड, यानी कि एक बार वाटर लेवल राइज होता है और एक बार डाउन होता है। वो क्यों होता है, दैट इज ऑल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ सन एंड मून, यानी सन और मून की जो कंप्लीट ग्रेविटी होती है वो उस वाटर को अपनी तरफ पुल करती है और पुश करती है, ये होता है। पुश तो नहीं करती है, लेकिन जब वो ज्यादा पास होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इस वजह से वो ज्यादा ऊपर उठ जाएगा, यानी कि इट इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, है कि नहीं। और ये जितने भी प्लेनेट है बेटा जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इनकी जो रिवोल्यूशनरी मोशन है, जो सन के अराउंड घूम रहे हैं, ये इसी पाथ में क्यों घूम पा रहे हैं, बिकॉज देयर इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होल्ड्स गुड फॉर देम आल्सो, ठीक है, और उन्हीं की वजह से, उसी लॉ की वजह से वो घूम पा रहे हैं। इज इट क्लियर? क्लियर बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम एक एक करके इनको देख लेते हैं। जैसे हाउ ग्रेविटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेट ऑफ द बॉडी एंड कीप्स ऑन द ग्राउंड, हमारे वेट के प्रति रेस्पॉन्सिबल है और हमें ग्राउंड पर रखती है। हाउ लूनार मोशन अकर्स अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड कैसे लूनार मोशन होता है, मतलब अर्थ के अराउंड जैसे मून रिवॉल्व करता है उसके लिए भी यही जिम्मेदार है। हाउ प्लेनेटरी मोशन टेक्स प्लेस, प्लेनेटरी मोशन मीन सन के अराउंड कैसे सारे प्लेनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं उसके लिए भी यही जिम्मेदार है। और टाइड्स जो आते हैं उनके लिए भी कौन जिम्मेदार है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मींस इट हैज वेरियस एप्लीकेशंस इन द यूनिवर्स। ग्रेविटेशन का जो लॉ है वो वेरियस एप्लीकेशंस रखता है यूनिवर्स में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिल्कुल।
ये क्वेश्चन बेटा आपके एनसीईआरटी चैप्टर 10 ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसको हम देख लेते हैं क्या कहता है। ये कह रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज फ्री फॉल। ठीक है, तो हम डिफाइन करते हैं कि फ्री फॉल क्या होता है। तो मेरे हिसाब से फ्री फॉल क्या होता है बेटा, आप सब लोग भी बताएंगे कमेंट में। फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग under the effect of gravitational force। ठीक है, अच्छा ये है क्या, When an object is traveling under the effect of gravitational force, यानी कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट करते हैं, क्या सबकी प्योर ग्रेविटेशन मोशन होता है, नहीं। क्या सब फ्री फॉल पे होते हैं, नहीं। इसका ये है when an object is traveling purely under the प्योरली का मतलब कि इसके अलावा, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा वहां पर कोई दुनिया का दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है। तो जब दुनिया का कोई दूसरा फोर्स नहीं लगता किसी मोशन में, तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं बेटा, फ्री फॉल। और जब फ्री फॉल होता है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही तो एक्सेलरेशन होगा, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही तो होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही तो होगा बेटा। और उसकी वैल्यू क्या होती है, कमेंट में लिखो सब लोग, उसकी वैल्यू क्या होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और दैट विल बिकम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के चैप्टर 10 ग्रेविटेशन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों से क्या कह रहा है बेटा, हम देख लेते हैं। ये कह रहा है आपसे व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। और अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में, वापस से अर्थ आ गई पिक्चर में, अर्थ एंड किसी ऑब्जेक्ट के बीच में अगर ये जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बेटा, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कहलाता है ये, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। ठीक है, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्लियर है सबको। बिल्कुल। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के चैप्टर 10 ग्रेविटेशन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसका हिंट इस क्वेश्चन में ही दे रखा है। देखते हैं ये क्या है क्वेश्चन, देख लेते हैं। क्वेश्चन है अमित बाइज फ्यू ग्राम्स ऑफ द गोल्ड एट पोल्स एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। यानी वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, यानी कि एक किसी मित्र ने उसको बोला कि तुम जाओ, कहां पर, पोल पे बोला ऐसा कि तुम जाओ और गोल्ड खरीद के लाओ, जाओ और गोल्ड खरीद के लाओ। लेट सपोज उसने गोल्ड खरीदा, लेट सपोज बॉट गोल्ड was of 1 kg। किसका था वो, 1 kg का था। अब जब उसने पोल पर खरीदा और उसने बोला ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन मीट्स हिम एट द इक्वेटर, और उसका दोस्त उसको कहां जाकर मिला, बोल के तो पोल पे गया था लेकिन मिला इक्वेटर पे, और जब इक्वेटर पे मिला तब इसने उसको ये हैंड ओवर कर दिया। अब दोस्त तो है लेकिन दोस्त क्या करेगा भैया, तोल के लेगा, उसको पहले मेजर करेगा कि जितना मैंने मंगवाया था उतना है कि नहीं, और अगर उतना है तो ही एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज डिक्लाइन कर देगा, अदरवाइज डिनाई कर देगा। ठीक है, तो देखते हैं विल द फ्रेंड अग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड बोट, इफ नॉट व्हाई। और हिंट दे रखा है द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर। ठीक है,
तो भैया वहां से उसने बोला कि मुझे आप कुछ वेट का गोल्ड लाके दो, ठीक है। तो वेट का गोल्ड लाके दो, तो ये 1 kg का जो गोल्ड था उसका वेट वहां पर उन्होंने मेजर किया होगा, तो क्या होगा mg, और पोल पे मेजर कर रहा है तो पोल का g, ठीक है। अब ये तो हो गया भाई, बिल्कुल बात सही है। अब यहां पर इसकी वैल्यू क्या आ रही होगी, कुछ ना कुछ तो आ ही रही होगी, लेकिन अब हमने क्या किया, इसको हैंड ओवर किया किस पर, इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे इसका वेट क्या हो जाएगा, मास इंटू जी एट इक्वेटर। अब हमें पता है कि जी एट पोल्स इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर, तो वेट का क्या हाल हो जाएगा श्रीमान, पोल्स पे उसका वेट ज्यादा होगा, इक्वेटर पे कम। और जब इक्वेटर पे दे रहा होगा तो जितना वेट उसने बोला था उससे कम निकलेगा, और जैसे ही वेट कम निकल गया तो दोस्त मना कर देगा कि भैया तुम तो मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो, जितना मैंने बोला था उससे कम दे रहे हो बाबा। तो ऐसा काम तो चलेगा नहीं, तो नहीं चलेगा तो हम नहीं लेंगे, यानी कि ये क्या करेगा, डिसअग्री करेगा। और क्यों करेगा, क्योंकि डिसअग्री करेगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, डिसअग्री करेगा, बिकॉज weight of the gold that Amit's friend was asked for will be less at equator. Is it clear to all of you? बिल्कुल।